बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सभी को नोट्स करते जाइएगा। अब तक सिविल सेवा के ऐतिहासिक परिदृश्य पर सबसे बेहतरीन क्लास ये है। सर्वेंट्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू बी nominated by the directors of the company and thereafter trained at Hailbury College in London and then sent to India। स्वतंत्रता के पश्चात अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत टुडे शेयर विथ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन विथ अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जब तक कोई व्यक्ति कोई गलती नहीं करता तब तक वह सही कर ही नहीं सकता। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, यानी भारत की सबसे प्रमुख परीक्षा जो आयोजित की जाती है, आप सभी जानते हैं, सिविल सेवा परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत जो इसका आयोजन कराता है, आप सभी को पता भी होगा, उसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे किसी भी कक्षा की शुरुआत करने से पहले या किसी भी क्लास या किसी भी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम क्या बात करते हैं। मुख्य तौर पर उसके ऐतिहासिक परिदृश्य पर बात करते हैं। ऐतिहासिक परिदृश्य पर बात करने के लिए हमें मुख्य तौर पर यह ध्यान देना चाहिए कि उसकी नींव कहां से शुरू हुई, इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करता हूं, लेकिन जब मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर देखा काफी ज्यादा क्लास और इंडिया के तमाम अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर से मैंने जो है तैयारी का माध्यम भी देखा, लेकिन अब तक के इतिहास में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर कोई भी बेहतरीन क्लास सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की क्लास जो है नहीं मिली। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे मन में विचार आया कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की कोई ऐसी क्लास बनाई जाए या कोई ऐसी क्लास लॉन्च की जाए जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऐतिहासिक परिदृश्य के दृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी को, बच्चों को, जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कैंडिडेट्स कर रहे हैं, उन्हें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का नॉलेज हो जाए। तो उसी पर चर्चा करने के लिए हमने सबसे पहले मैंने आज से लगभग 1 वर्ष पहले आप सभी से वादा किया था कि मैं जल्द ही पंकज कुमार सीएसई एकेडमी लॉन्च करूंगा। तो आज मेरी फर्स्ट क्लास है। हमने इसीलिए फर्स्ट क्लास को चुना भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को। तो आज हम चर्चा करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर सिविल सेवा परीक्षा के लिए। आइए हम शुरू करते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य पर। उससे पहले मैंने लिखा है, सबसे पहले मैं हम सब जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं उन सभी को कहता हूं, एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। पंकज कुमार सीएसई एकेडमी, सिर्फ शिक्षा ही हल है, ये मैं बता दे रहा हूं, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण आप ध्यान रखें, क्योंकि एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। एजुकेशन आपका जो है इज द ओनली सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई हल नहीं है, ये आप जानते हैं। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर। ऐतिहासिक परिदृश्य की जब हम भारत में बात करते हैं, जो है संघ लोक सेवा की स्थापना को लेकर की और भारत में सिविल सर्विसेज के इतिहास को लेकर के, सिविल सर्विसेज सेवा के इतिहास को लेकर के, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पहला होता है इसका कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जब शुरू हुआ सिविल सेवा का इतिहास, तो पहला जो मेन पॉइंट था, हमने लिखा भी है, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके अनुवाद करके भी आपको बता दूंगा। Civil servants for the East India Company used to be nominated by the directors of the company and thereafter trained at Hailbury College in London and then sent to India। जब भी सिविल सर्विसेज के इतिहास की बात होती है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, मेरे पास नोट्स भी है, मैंने नोट्स भी निकाल लिया था, इसीलिए आप सभी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरू की गई
उस वक्त सिविल सेवकों का नामांकन जो है कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाता था। यानी सिविल सर्वेंट्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू बी नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड दे आर आफ्टर ट्रेन्ड एट हेलबरी कॉलेज इन लंदन एंड देन सेंट टू इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों का जो है नामांकन कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाता था और उसके पश्चात उन्हें लंदन के हेलबरी कॉलेज में प्रशिक्षित कर भारत भेजा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको बता दिया। और यहां शुरू कैसे होता है इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना है। भारत में योग्यता आधारित आधुनिक सिविल जो है, भारत में योग्यता आधारित आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा 1854 में ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति की लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के उपरांत साकार हुई। कॉपी पेन ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं। और एक भी महत्वपूर्ण पॉइंट छूटा तो सब बेकार हो जाएगा। रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की संरक्षण आधारित प्रणाली के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा प्रवेश के साथ योग्यता आधारित अस्थायी सिविल सेवा प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इसी उद्देश्य के कारण फिर मैंने लिख दिया इसका जो मेन पर्पज था, किस पर्पज की वजह से बनाया गया था। तो जो अभी उद्देश्य हमने बताया पर्पज, तो फॉर दिस पर्पज अ सिविल सर्विसेज कमीशन वाज सेट अप इन 1854 इन लंडन एंड कंपटीशन एग्जामिनेशन वेयर स्टार्टेड इन 1855। तो जो है रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई थी, मैं पुनः बता दे रहा, रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की संरक्षण आधारित प्रणाली के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा प्रवेश के साथ योग्यता आधारित अस्थायी सिविल सेवा प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से 1854 में, जो अभी मैंने बताया, 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई तथा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं 1855 में शुरू की गई। प्रारंभ में भारतीय सिविल सेवा के लिए परीक्षाओं का आयोजन सिर्फ लंदन में किया जाता था, भारत में नहीं होता था। स्टार्ट में जब सिविल सेवा परीक्षा का इतिहास शुरू हुआ था या परीक्षा प्रारंभ हुई थी, तो प्रारंभ में लंदन में ही आयोजित किया जाता था उसकी परीक्षा को। बाद में जिसके लिए अधिकतम आयु कितनी होती थी, ये भी एज मायने रखता है, ये भी जानते रहिए। उस समय जिसके लिए अधिकतम आयु 23 वर्ष तथा न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। और एक बात महत्वपूर्ण ये ध्यान देना चाहिए, भारत में सिविल सेवा के परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर के हमेशा बदलाव होता रहा है। उस वक्त इतिहास जब शुरू हुआ उस वक्त से भी बता रहा हूं, पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जाता था कि उसमें सर्वाधिक अंक यूरोपियन क्लासिकी के थे, जिससे भारतीय उम्मीदवारों के लिए ये परीक्षाएं कठिन हो गईं। तथापि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई जो है सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए थे, ये भी याद रखिएगा आप। 3 वर्ष पश्चात 4 अन्य भारतीयों ने भी सफलता हासिल की। अगले 50 वर्षों तक भारतीयों ने भारत में भी साथ साथ परीक्षाएं आयोजित करने हेतु निवेदन किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि ज्यादा भारतीय इन परीक्षाओं में सफलता हासिल करें तथा भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश करें। केवल प्रथम विश्व युद्ध तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के पश्चात ही इस पर सहमति बन सकी। 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी होने लगा। सबसे पहले इलाहाबाद में तथा बाद में फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ ही दिल्ली में भी इन परीक्षाओं का आयोजन आरंभ हुआ। लंदन में हो रही परीक्षा का आयोजन सिविल सेवा आयोग ही कर रहा था। इसी तरह स्वतंत्रता पूर्व भारतीय शाही पुलिस के उच्च पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती थी, जिसे आप वर्तमान में आईपीएस के फॉर्म में देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। सेवा के लिए प्रथम खुली प्रतियोगिता का आयोजन जून 1893 में इंग्लैंड में हुआ। ये पुलिस सर्विस की बात कर रहा हूं। तथा 10 श्रेष्ठतम उम्मीदवारों परिवीक्षाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। शाही पुलिस में भारतीयों का प्रवेश 1920 के बाद ही आरंभ हुआ तथा बाद के वर्षों में सेवा हेतु परीक्षाओं का आयोजन इंग्लैंड तथा भारत दोनों ही जगह होने लगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ ऐतिहासिक मोड़
जो है सिविल सेवा इतिहास का जो है बहुत ऐतिहासिक मोड़ लेता है। इंसलिंगटन आयोग तथा ली आयोग की घोषणा तथा सिफारिशों के बावजूद पुलिस सेवा के भारतीयकरण की गति बहुत धीमी थी। 1931 तक पुलिस अधीक्षकों के कुल पदों के 20% पर ही भारतीय नियुक्त थे। तथापि सुयोग्य यूरोपियन उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 1939 के बाद से और अधिक भारतीयों को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया। ये बहुत और आप देखते हो सिविल सेवा से जो उसी से संघ लोक सेवा आयोग ही कराती है वन सेवा परीक्षा, उसके भी इतिहास को इसी में समेट दिया गया है, इसी में है। पुलिस सेवा की बात हो गई। अब देखिए वन सेवा के बारे में संबंध में जान लेते हैं। जब हम वन सेवा संबंध के बारे में दृष्टि देखते हैं तो भारतीय ब्रिटिश सरकार ने 1864 में शाही वन विभाग की शुरुआत की तथा शाही वन विभाग के मामलों के सुनियोजन हेतु 1867 में शाही वन सेवा का गठन किया गया। ये बहुत छोटा जो है ब्लैक बोर्ड पर जा रहा था, इसीलिए इसमें मैंने लिखा नहीं जो है, इसीलिए सोचा बता ही दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट अगर क्लास शुरू हुई है। तो 1867 में शाही वन सेवा का गठन किया गया। 1867 से 1885 तक शाही वन सेवा के लिए नियुक्त अधिकारियों को फ्रांस तथा जर्मनी में प्रशिक्षित किया गया। 1905 तक उन्हें लंदन के कूपर्स हिल में प्रशिक्षित किया गया। 1920 में यह निश्चय किया गया कि शाही वन सेवा के लिए आगामी जो भर्ती इंग्लैंड तथा भारत में सीधी भर्ती तथा भारत में प्रांतीय सेवा से पदोन्नति द्वारा की जाएगी। स्वतंत्रता के पश्चात अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। केंद्रीय सिविल सेवाओं के संबंध में ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा के कार्य की प्रकृति, वेतनमान तथा नियुक्ति प्राधिकारी के आधार पर अनुबंधित तथा अप्रतिश्रुत के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 1887 में अचिंसन कमीशन आयोग यानी जो था एचिंसन आयोग ने नए पैटर्न पर सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की तथा सेवाओं को शाही, प्रांतीय तथा अधीनस्थ 3 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा था? 3 वर्गों में, शाही, प्रांतीय तथा अधीनस्थ। शाही सेवाओं के भर्ती तथा नियंत्रण प्राधिकारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। यह भी महत्वपूर्ण ध्यान आगे है। प्रारंभ में इन सेवाओं हेतु ज्यादातर ब्रिटिश उम्मीदवार ही भर्ती किए जाते। जब शुरुआत हुआ तो ज्यादातर ब्रिटिश उम्मीदवार ही भर्ती किए जाते थे, ये ध्यान दीजिएगा। आगे जो है प्रांतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति तथा नियंत्रण प्राधिकारी संबंधित प्रांतीय सरकार थी, जिसने भारत सरकार के अनुमोदन से इन सेवाओं के लिए नियम बनाए। भारत के अधिनियम 1919 पारित होने के साथ ही भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अध्यक्षता में संचालित शाही सेवाएं 2 भागों में बंट गईं, अखिल भारतीय सेवाएं तथा केंद्रीय सेवाओं में बंट गईं। केंद्रीय सेवाओं का संबंध केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण वाले मामलों से था और केंद्रीय सचिवालय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं थी रेल सेवाएं, भारतीय डाक तथा तार सेवा तथा शाही सीमा शुल्क सेवा भी थी। इनमें से कुछ के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही नियुक्तियां करते थे, परंतु ज्यादातर मामले में इनके सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त तथा नियंत्रित किए गए। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है कि जो है भारत में जो सिविल सेवा इतिहास शुरू कहां से, टर्न मोड़ कहां से लेता है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है यहां। द ओरिजिन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया is found in the first dispatch of the government of India on the Indian constitutional reforms on the 5th March 1919, which referred to need for the setting up some permanent office charged with the regulation of service matter. इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में जब सिविल सेवा का इतिहास मोड़ लेता है, जो संघ लोक सेवा की स्थापना का मोड़ लेता है, वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट पॉइंट है। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर यह वीडियो देखिएगा, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए आज साबित होने वाला है। जब हम देखते हैं इंडिया में संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास पर जो मुख्य मोड़ लेता है, यहां से, इस पॉइंट से लेता है। कहां से? द ओरिजिन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में लोक सेवा आयोग का उद्गम भारतीय संवैधानिक सुधारों पर भारत सरकार के 5 मार्च 1919 की प्रथम विज्ञप्ति में पाया जाता है, जिसमें एक ऐसे अस्थायी कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था जिसे सेवा मामलों के विनियमन का कार्यभार सौंपा जा सके। यही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। मुख्यतः सेवा मामलों के विनियमन
से प्रभावित निकाय की इस संकल्पना को कुछ और अधिक व्यवहारिक रूप भारत सरकार अधिनियम 1919 में मिला। अधिनियम की धारा 96C में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की व्यवस्था है, जो भारत में लोक सेवाओं के लिए भर्ती तथा नियंत्रण संबंधी ऐसे प्रकार्यों को वहन करेगा जो उसे परिषद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा निर्दिष्ट नियमावली के अंतर्गत सौंपे जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के पारित होने के बाद, यहां से मोड़ फिर इतिहास लेता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के पारित होने के बाद स्थापित होने वाले निकाय के कार्यों तथा तंत्र को लेकर विभिन्न स्तरों पर लंबे समय तक पत्राचार होने के बावजूद निकाय की स्थापना को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ। बाद में यह विषय भारत में उच्च सिविल सेवाओं पर बने रॉयल आयोग, जिसे ली आयोग भी कहते हैं, को भेज दिया गया। यहां बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, बाद में यह विषय भारत में उच्च सिविल सेवाओं पर बने रॉयल आयोग, जिसे हम ली आयोग कहते हैं, ली कमीशन कहते हैं, को भेज दिया। ली आयोग ने 1924 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए सांविधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी के की जाए। भारत सरकार अधिनियम, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आ जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 96C के प्रावधानों तथा लोक सेवा आयोग की जल्द स्थापना को लेकर ली आयोग द्वारा 1924 में की गई जोरदार सिफारिशों के बाद भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई। देखिए कहां से संघर्ष शुरू होता है, इसीलिए कोई किसी चीज की शुरुआत एक दिन में नहीं होती। तो विचार करिए, इतने संघर्षों के बावजूद हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इतनी मेहनत करते करते जो है बाद में भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को की गई। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य भी थे। यूनाइटेड किंगडम के गृह सिविल सेवा के एक सदस्य सर रॉस बार्कर आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ चुका भी है, जो है सर रॉस बार्कर आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। कौन? सर रॉस बार्कर। सर रॉस बार्कर आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए आगे कहां मोड़ लेता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख नहीं था, परंतु इसके कार्य भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 96C की उपधारा 2 के अंतर्गत बनाई गई लोक सेवा आयोग प्रकार्य नियमावली 1926 द्वारा विनियमित थे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार अधिनियम 1935 में फेडरेशन के लिए लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक प्रांत अथवा प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग पर विचार किया गया। बाद में प्रांतीय लोक सेवा आयोग पर विचार किया, जो वर्तमान में स्टेट पीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन का कंडक्ट कराते हैं स्टेट सभी राज्य। अतः भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी होने के साथ ही लोक सेवा आयोग फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया। इतिहास यदि आप नहीं जानेंगे तो आप जो है लाभ से वंचित रह जाएंगे। इतिहास को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के प्रारंभन के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर फेडरल लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के रूप में पहचाना जाने लगा तथा फेडरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य बन गए। ये टोटल जो थी ऐतिहासिक परिदृश्य पर चर्चा। अगर ऐतिहासिक परिदृश्य में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो मैंने रीड किया और मेरे पास जो नोट था ऐतिहासिक परिदृश्य पर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करना आवश्यक था। यदि आपको यह अच्छा लगा होगा ऐतिहासिक परिदृश्य पर इस क्लास को, भारत में हजारों लाखों युवा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो मैं ये जान रहा हूं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सभी के लिए आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और ये वीडियो फैला दो, सभी को शेयर कर दो, जितने भी बच्चे स्टूडेंट सिविल सेवा सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जिनके लिए यह वीडियो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो निश्चित तौर पर उनको आप सभी शेयर करें, जिससे उन सभी को सिविल सेवा के ऐतिहासिक परिदृश्य को लेकर के उन्हें बेनिफिशियल हो। तो हम इसी तरीके की अब जो है लगातार क्लास स्टार्ट किए रहेंगे और आप भी इस क्लास को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और तो इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण देना चाहता हूं आप सभी को
इस पर आपको इस चैनल पर पंकज कुमार CSE एकेडमी चैनल पर आपको सिविल सेवा परीक्षा, स्टेट PCS और PSC जो एग्जामिनेशन तैयारी कराया जाता है उसका भी, उसके साथ साथ PCSG संबंधित समस्त चीजों को कंप्लीट किया जाएगा। उसके साथ ये मैं बता दे रहा हूं, उसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है आप सभी को कि जो भी परीक्षाएं हैं बेसिक से लेकर के सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम का माध्यम क्या है, प्रश्न पत्र किस तरीके के आ रहे हैं और जो करेंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक चीजें हैं वो सभी चीजें आपको दिखाई जाएंगी या उसके बारे में आप सभी को अध्ययन कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यदि आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। पंकज कुमार CSE एकेडमी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो तभी, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ चीजें जो रियलिटी होती हैं, जो रियल दिखाई जा रहे हैं, उन पर सीखने की कोशिश करें। द रियलिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, इस चीज पर भी मैं चर्चा करना चाहता था। इस चीज का बात बहुत मैन, और जो लोग सोच रहे हैं अभी हिंदी माध्यम का, पहले मैंने इसलिए हिंदी पट्टी के अभ्यर्थी जो विद्यार्थी काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश बिहार से बिलोंग करने वाले काफी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, इसीलिए पहले मैंने हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया। लेकिन अगर इंग्लिश वाले चाहेंगे कि मैं इंग्लिश में स्पेशली क्लास दूं तो इंग्लिश का भी मैं जो है इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास अलग से ले लूंगा। उसके साथ साथ हो सकता हो कुछ ऐसी जो संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में जो वर्णित भाषाएं हैं 22 भाषाओं में से, उस भाषा के माध्यम से कोशिश करूंगा सीख करके, या मैं अभी सीख रहा हूं जो 22 भाषाएं, उस भाषा के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो अकॉर्डिंग टू कमेंट में बताएं अगली सिविल सेवा परीक्षा के इतिहास पर से संबंधित चर्चा पर आप क्या देखना चाहते हैं। और बाकी मैं तो जो है बेसिकली टॉपिक शुरू करूंगा। पाठ्यक्रम अभी तो पहले ऐतिहासिक परिदृश्य पर चर्चा किया, फिर पाठ्यक्रम बताऊंगा क्या सिलेबस है, प्रत्येक ऑप्शनल के विषय का सिलेबस, और जो है GS पेपर जितने भी हैं उनके पेपर का सिलेबस, और क्या बोलते हैं CSAT एग्जामिनेशन के उसका सिलेबस, और जितने भी स्टेट PSC PCS एग्जामिनेशन है, PCSG, इन सभी परीक्षाओं का सारा डिटेल्स आप सभी को बताया जाएगा। तो पुनः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो एक कहावत कहा गया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वास्तव में उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। आप सभी जानते भी होंगे कि जब तक कोई व्यक्ति कोई गलती नहीं करता वह सही कर ही नहीं सकता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना है आपको। और लोगों को लगता है कि हम एक बार में सही कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कार्य करते जाइए, वर्क इज डेस्टिनी, वर्क इज पैशन। सबसे पहले है अपना काम, बाकी सब उसके बाद करो। इसी कोटेशन के साथ एंड करते हुए मैं एक बात और महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय को बर्बाद ना करें और प्रारंभ में लग जाइए अपने लक्ष्य के प्रति। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स एंड इंडियन सिटीजन्स। सभी भारतीय नागरिकों को पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन। जय हिंद।